हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी पर जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है क्या वो रिफंडेबल होता है, उसका पूरा रिफंड क्या हम क्लेम कर सकते हैं। बहुत बार आपने अपने अगल बगल में या अपने कलीग्स को ये कहते सुना होगा कि हमने तो सैलरी पर जितना भी टैक्स कटा था वो पूरा रिफंड वापस ले लिया है। या फिर कुछ लोग भी आपको ऐसे मिले होंगे जो आपसे कहते होंगे कि अगर आप उनसे आईटीआर फाइल करवाएंगे तो आपकी सैलरी पर जितना भी टैक्स कटा है वो पूरा पूरा आपको रिफंड करवा देंगे। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, और ये सब सुनकर आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे भी अपनी सैलरी का टीडीएस रिफंड क्लेम कर लेना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्लियरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये सैलरी का टीडीएस हमें रिफंड करवा लेना चाहिए, क्या ये लीगल होता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई हमें दिक्कत तो नहीं आएगी इनकम टैक्स में इन फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म 16 जिसके कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका बेसिकली टीडीएस का पार्ट होता है जिसमें कि कितना टीडीएस आपकी सैलरी पर डिडक्ट किया गया है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर अमाउंट पेड और क्रेडिटेड मतलब कि कितनी सैलरी पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर होता है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, और ये होता है टैक्स डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट करवा दिया गवर्नमेंट को। अब आप लोग क्या करते हैं कि जितना भी ये टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया गया है ये पूरा पूरा आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं इसके पार्ट बी पर, वहाँ पर भी देख लेते हैं। पार्ट बी हमें कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पर कि आपकी ग्रॉस सैलरी दी हुई है, एम्प्लॉयर ने आपको कोई एग्जेम्पशंस दिए हैं तो वो यहाँ पे दिए होते हैं। इसके बाद नीचे टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके प्रूफ आपने दिए हुए हैं तो वो सारे डिडक्शंस यहाँ पर एम्प्लॉयर इंक्लूड कर देता है, तो वो सारे डिडक्शंस भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि 80C हो गया, 80D हो गया, डोनेशन के लिए 80G, तो वो सारे डिडक्शंस भी इसमें मिलते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है और एंड में आपको यहाँ पे दिखता है नेट टैक्स पेबल, मतलब कि आपकी पूरी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स बना है। और ये टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि आप 20% के ब्रैकेट में आ रहे हैं या फिर आप 30% के ब्रैकेट में आ रहे हैं। और यही जो टोटल टैक्स है ये आपकी सैलरी से काट कर गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाता है, जो कि हमें पार्ट ए में दिख रहा था। तो अब बात को बिना लंबा खींचते हुए हम आपको क्लियरली यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो आपका टीडीएस जो काट कर गवर्नमेंट को जमा करवाया जाता है ये रिफंडेबल नहीं होता है। अगर आप इसका रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो ये इलीगल है और इसके लिए आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। ये टीडीएस आपका किन केसेस में रिफंडेबल होता है, कुछ सिचुएशंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं वहाँ पर हम इस फॉर्म 16 की सारी फिगर्स अपलोड करते हैं, और फिगर्स अपलोड करने के बाद जो हमारा फाइनल टैक्स निकल के आएगा वो यही आएगा। अब ये टैक्स का अमाउंट चेंज हो सकता है उस केस में जबकि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स और किए हुए हैं जिसकी की जानकारी आपने इस फॉर्म 16 में नहीं दी हुई है, जैसे कि 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए आपने बिल्स या प्रूफ्स सबमिट नहीं किए थे तो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में उसे इंक्लूड नहीं किया। अब आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर अगर आप उन मेडिकल बिल्स को अपलोड कर देते हैं, बिल्स अपलोड नहीं करने होते हैं, अगर आप अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपका ये जो टैक्स है ये कम हो जाएगा क्योंकि आपको कुछ एडिशनल डिडक्शंस मिल जाएंगे। इसी तरह से और भी केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि सेक्शन 80G में आपके पास डोनेशन की रिसिट है जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड नहीं करवाई थी, तो उसकी वजह से भी आपका ये टैक्स कम हो सकता है अगर आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर वो अमाउंट इसमें दिखा देंगे। लेकिन जो भी एडिशनल अमाउंट आप दिखाते हैं इस फॉर्म 16 के अलावा उसकी आपके पास रिसिट होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं तो वो सारा पेमेंट आपका बैंक के थ्रू होना चाहिए, साथ ही आपके पास डॉक्टर की रसीदें होनी चाहिए। अगर आप 80G में डोनेशन दिखा रहे हैं तो उसकी भी रसीद आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 80GG में रेंट दिखा रहे हैं तो रेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, साथ ही जो ट्रांसफ़र है रेंट का वो ऑनलाइन होना चाहिए, कैश में नहीं हो।
तो सारे डिडक्शंस या अगर आप कोई एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं तो सभी के ऊपर ये नियम लागू होता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और आप ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट डालकर डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं और टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। फॉर्म 16 अगर आपके आईटीआर के साथ मैच नहीं कर रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तुरंत ये ट्रैक कर लेता है कि आपने जो आईटीआर फाइल की है वो आपके फॉर्म 16 के साथ मिसमैच है। जो डिडक्शंस फॉर्म 16 में दिखाए गए हैं वो डिडक्शंस आपके आईटीआर फॉर्म के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जब ये मिसमैच होता है तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर नोटिस आ जाता है। नोटिस आता है सेक्शन 133(6) के अंदर, जिसमें कि आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे जाते हैं कि आपने जो एडिशनल डिडक्शंस क्लेम किए हैं जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रहे हैं, आपको उनकी रसीदें प्रोवाइड करनी हैं। रसीदें नहीं हैं आपके पास, आपने फेक रिफंड क्लेम किया है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर अभी डेट एंड नहीं हुई है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब ये नोटिस आपके पास आता है तब तक रिवाइज करने की डेट एंड हो चुकी होती है। तो आपके पास बस एक ही तरीका बचता है कि आप अपडेटेड रिटर्न ITR U को फाइल कर दें। और ITR U फाइल करने पर क्या होगा कि जो भी आपने ये TDS कम करके दिखाया ये पूरा तो वापस जाएगा ही, साथ ही इस टैक्स के अमाउंट के ऊपर आपको 25% की पेनल्टी लगती है। साथ ही कुछ और एडिशनल पेनल्टीज़ भी AO यहाँ पे इंक्लूड करता है क्योंकि आपने फेक रिफंड क्लेम किया। और अगर आप वो भी नहीं करते हैं, आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, अगर आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं जाता है तो फिर डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 147 या फिर 148 का नोटिस भेजता है, जिसमें कि आपके स्क्रूटनी के ऑर्डर्स होते हैं। और जब स्क्रूटनी के ऑर्डर्स आते हैं तो काफ़ी हैवी पेनल्टी लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर 200% से लेके 500% तक की पेनल्टी आपसे चार्ज की जा सकती है। मतलब ये जो आपने रिफ़ंड क्लेम कर लिया, ये रिफ़ंड तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, साथ ही इस अमाउंट के ऊपर 200% से लेके 500% तक की पेनल्टी AO आपके ऊपर लगा सकता है। साथ ही इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये 147 और 148 दोनों ही सेक्शंस बहुत खतरनाक सेक्शंस हैं, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो सैलरी का TDS है ये रिफंडेबल नहीं होता है। ये किस केस में रिफंडेबल होगा? ये तभी रिफंडेबल होगा जबकि आप कोई एडिशनल डिडक्शंस दिखाएंगे जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं दिए हुए हैं। और वो एडिशनल डिडक्शंस कौन से होंगे? जिनकी कि आपके पास रसीदें हैं या फिर वैलिड प्रूफ है। ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि सैलरी का TDS रिफंडेबल नहीं होता है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास, बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें कि लोग यही चाहते हैं कि उनके सैलरी का TDS रिफंड करवा दिया जाए, लेकिन सैलरी का TDS रिफंड करवाने से आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ सकती है, साथ ही आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसलिए ITR फाइल करते समय ध्यान रखिएगा, और जब भी आप किसी से अपना ITR फाइल करवाते हैं तो उसको एक बार चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये आपकी इनकम है, ये आपका टैक्स है और ये आप ही का रिफंड है। तो आपको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति ने आपके ITR में क्या दिखाया है, कितना दिखाया है, कैसे दिखाया है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।